कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे इन सारे फील्ड्स के वेरिएबल नेम पता होने चाहिए। इस वाले वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड 1। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, मैं थोड़े छोटे नाम यूज़ करूँगा। इसका नाम मैंने एन रख दिया। इस वाले फील्ड का नाम मैंने G1, इस वाले फील्ड का नाम मैं G2 रख रहा हूँ। तो ये फील्ड के नाम चेंज करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बट नाम बड़े रहते तो उसको टाइप करने में दिक्कत होती है, तो मैंने नाम चेंज कर दिए। फील्ड के हिसाब से नाम रख रहा हूँ। लैंग्वेज है तो L1 L2 L3 L4, एड्रेस है तो A, कंट्री है तो C, डेट ऑफ बर्थ है तो D, जेंडर है तो G1 G2 G3 और N के नाम से, नेम को N के नाम से। ऐड बटन की इवेंट हैंडलिंग में जाइए। दो तरीके होते हैं, या तो राइट क्लिक करके आप जाइए इवेंट से एक्शन परफॉर्म में, या डबल क्लिक करने से भी हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ गेट करेंगे सारे फील्ड्स की। तो पहले नेम इज़ इक्वल टू एन डॉट गेट टेक्स्ट, उसके बाद सेकंड है जेंडर फील्ड। तो जेंडर नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें कंडीशन लगेगी, क्योंकि पता नहीं कौन सा जेंडर रन टाइम पे सिलेक्ट होगा। तो मेथड होता है इज सेलेक्टेड, जेंडर रेडियो बटन का मेथड इज सेलेक्टेड। अगर उसने ट्रू दिया तो इफ चलेगा, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे जेंडर इज इक्वल टू G1 डॉट गेट टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स इफ, जिसमें होगा G2 की वैल्यू। और अगर ये भी सेलेक्ट नहीं हुआ तो सीधे सीधे कुछ नहीं पता लगाना, सीधे जेंडर इज इक्वल टू G3 डॉट गेट टेक्स्ट। तो उनमें से कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की, जिसमें हम लोग गेट करेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ वाली वैल्यू जो आपको डी नाम की, मतलब वो जो डेट जो है उससे मिलेगी, और वो मिलती है डेट क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो गेट डेट नाम का मेथड है, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग नहीं है, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट आता है। तो इसीलिए इसको स्टोर करना होगा जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लास के वेरिएबल में। मैंने dt वेरिएबल में इसको होल्ड कर लिया, डेट आ गया। अब हम गेट करेंगे कंट्री। कंट्री की वैल्यू को मैंने कंट्री वेरिएबल में एक मेथड के थ्रू, जिसका नाम है गेट सेलेक्टेड आइटम। तो गेट सेलेक्टेड आइटम नाम का वेरिएबल, गेट सेलेक्टेड नाम का मेथड ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू देता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कॉम बॉक्स होता है उसके अंदर नंबर्स भी अलाउड हैं, स्ट्रिंग भी अलाउड है, हर टाइप की वैल्यू अलाउड है। तो आपको डाउनकास्ट करना पड़ेगा उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप वैल्यू चाहते हैं, जिस फॉर्म में आपने वैल्यू स्टोर करी होगी। स्ट्रिंग टाइप का अगला वेरिएबल है एड्रेस, जिसमें हम लोग ए डॉट गेट टेक्स्ट नाम के मेथड से वैल्यू गेट कर लेंगे। जो भी वहाँ पे टाइप होगा एड्रेस उस टाइम पे वो मिल जाएगा। अगला वेरिएबल है लैंग्वेज। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, हो सकता है ये ब्लैंक भी हो, तो इसलिए इसमें ब्लैंक डाल के रखा है, क्योंकि हो सकता है कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट ना हुई हो, कोई लैंग्वेज जो हमने दे रखा है उसमें कोई ना आती हो, ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि चेक बॉक्स है तो कंपलसरी नहीं है, कोई ना कोई चेक हो गई। तो यहाँ पे लगाएंगे L1 डॉट इज सेलेक्टेड। अगर ये सेलेक्ट हुआ तो ट्रू आएगा, और ट्रू आया तो मैंने कहा लैंग्वेज, तो ट्रू आया तो मैंने कहा लैंग्वेज इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज प्लस इज इक्वल टू L1 डॉट गेट टेक्स्ट, और साथ में एक मल्टीपल लैंग्वेजेस आएंगे तो बीच में कॉमा दे दिया मैंने। ठीक, तो थोड़ा वर्बल नेम गलत हो गया था। ओके नाउ, तो यहाँ पे एक इफ़ और लगेगा, एल्स नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है ये भी सेलेक्ट हो। तो अगर ये भी ऑन है तो उसकी वैल्यू लैंग्वेज में आ जाएगी, अगर ये भी ऑन है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो प्लस इक्वल टू का मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू इसमें कॉन्केट कर देगा ये, और ये एक बार और एक बार और, 4 वेरिएबल है तो 4 बार आपको जो है ये इफ़ लगाना है बस।
जो जो भी सेलेक्ट होंगे वो की वैल्यू उसमें अपेंड हो जाएगी। अब मान लीजिए हिंदी और फ्रेंच सेलेक्ट हुआ, तो ये वाला इफ़ चलेगा और ये वाला इफ़ चलेगा, जिससे लैंग्वेज में क्या आएगा, हिंदी कोमा फ्रेंच कोमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनमें से कोई भी सिलेक्ट हुआ तो एक लास्ट में कोमा एक्स्ट्रा आना ही आना है। तो अब उसका भी कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगाया, वो लिखा लैंग्वेज डॉट इक्वल्स विद ब्लैंक, मतलब अगर उसमें ब्लैंक होगा तो ट्रू होगी। बट मैं चाहता हूँ कि अगर उसमें ब्लैंक नहीं है तो ये कोड चले, क्योंकि अगर ब्लैंक उसमें नहीं है तो ही तो लास्ट में कोमा होगा, मतलब कोई यहाँ से कोई सिलेक्ट हुआ तभी उसमें लास्ट में कोमा आएगा, अदरवाइज उसमें ब्लैंक है। तो अगर उसमें कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं हुई तो ये कोड नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ लगा दूंगा नॉट। यहाँ नॉट लगाने का मतलब है कि अगर इस लैंग्वेज वेरिएबल की वैल्यू में ब्लैंक हुआ तो ये कोड चलेगा ही नहीं, और ब्लैंक नहीं है तो कोड चलेगा। और चलेगा क्या करना है, उसमें लास्ट में जो कोमा है वो हटाना है हमने बस। तो लास्ट के कोमा को हटाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग्वेज डॉट सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड होता है सब स्ट्रिंग, जिसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स बताएंगे। तो मैंने कहा कि भाई क्योंकि लैंग्वेज नाम की वेरिएबल में एक स्ट्रिंग है, उसमें लिखा हुआ हिंदी कोमा फ्रेंच कोमा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से उसकी लेंथ -1, उसकी लेंथ -1, तो 0 से लेके उसकी लेंथ -1, मतलब उसकी जो लेंथ है उससे एक करेक्टर कम तक की एक स्ट्रिंग जो है वहाँ से निकलेगी और इस लैंग्वेज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो लैंग्वेज की स्ट्रिंग से स्ट्रिंग निकाल ली, एक करेक्टर लास्ट का छोड़ दिया, ये मेथड हमारा वो काम कर देगा। तो चलिए सारी वैल्यूज़ हमारी गेट हो गई हैं। तो लेट्स स्टोर ऑल द वैल्यूज़ इनटू द डेटाबेस। अब डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे ट्राई कैच। तो ट्राई के अंदर यहाँ पे आएगा वही स्टेटमेंट कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग करेंगे डेटाबेस डॉट db.dbconnect.s, उसके ऊपर मैथड कॉल होगा, क्योंकि इंसर्ट क्वेरी है तो मेथड चलता है एक्सिक्यूट अपडेट, ये रहा। और यहाँ पे लिख देंगे अपनी इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। तो टेबल नेम है क्लाइंट इन्फो। उसके बाद यहाँ पे पास करेंगे जो जो फील्ड्स हम लोग भेज रहे हैं और फिर उनकी सबकी वैल्यूज़। ये हमारी क्वेरी का सिंटैक्स है। यहाँ पे सारे फील्ड्स के नाम सीक्वेंस लिख देंगे और उसी सीक्वेंस से वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोग कोमा बाय कोमा भेजेंगे। तो चलो क्वेरी लिख लेते हैं पहले। तो क्या क्या फील्ड्स हैं, नेम है, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद हमारा हो जाएगा कंट्री, कंट्री के बाद एड्रेस और फिर लैंग्वेज। तो हम इंसर्ट कर रहे हैं इस टेबल में ये फील्ड्स और उनकी वैल्यूज़ होगी। तो नेम है तो सिंगल कोट में जाएगा, जेंडर सिंगल कोट में, डेट ऑफ बर्थ सिंगल कोट में, कंट्री सिंगल कोट में, एड्रेस सिंगल कोट में और लैंग्वेज सिंगल कोट में सब। तो ये हमारे पास हो गई हैं 3 और 3 6 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे वेरिएबल्स के नाम, पहले नेम, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जेंडर वेरिएबल। अब क्या है कि जो डेट हमें जे कैलेंडर से मिलती है वो होती है यूटिल डेट, बट डेटाबेस इस डेट को सपोर्ट नहीं करता। तो इसको नीचे लिख देता हूँ। अब डेटाबेस इस डेट को सपोर्ट नहीं करेगा। डेटाबेस में आप यूटिल डेट नहीं पास कर सकते, उसमें पास करनी होती है एसक्यूएल डेट। एक्सेप्शन रन टाइम पे आएगा, पहले एक्सेप्शन आने देते हैं फिर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा कंट्री और लास्ट में सेकंड लास्ट में एड्रेस है और फिर मैंने पास करना है लैंग्वेज।
ये मेथड एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो मैं मैसेज प्रिंट करूँगा शो मैसेज डायलॉग से। मैसेज होगा क्लाइंट एडिट सक्सेसफुली। और अगर एक्सेप्शन आया तो मैं चाहूँगा कि एक्सेप्शन जो भी आ रहा है वो प्रिंट हो पाएगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्सेप्शन लिख दूँगा। तो ये जैसे आप इसको रन कराते हैं, चलिए इस कोड को मैंने रन कराया, रन दिस होम फाइल, और यहाँ पे मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ। डेटाबेस भी पीछे है ही मेरा, तो क्लाइंट इन्फो वाली टेबल में देख रहे हैं क्या, नथिंग इज़ देयर अभी। तो मैंने ऐसे ही कोई भी रैंडम रामू कुमार मेल, डेट ऑफ बर्थ में कोई भी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर दी, नेपाल, कोई भी एड्रेस ऐसे लिखा, हिंदी फ्रेंच सेलेक्ट करा, ऐड करा, एक्सेप्शन आ गया। मैंने कहा था एक्सेप्शन आएगा डेट का, तो माइस्क्यूएल डेट ट्रंकेशन का जो एक्सेप्शन आ रहा है, माइस्क्यूएल डेट डेटा ट्रंकेशन, तो माइस्क्यूएल का एक एक्सेप्शन आ गया। वो कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ की जो वैल्यू है वो जो है इनकरेक्ट है, होना ही था, मैंने आपसे कहा भी था। तो ये जो एक्सेप्शन आया इसको सॉल्व करेंगे तभी यहाँ एंट्री आएगी, अदरवाइज आएगी नहीं। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि जो डेट डेटाबेस में जाती है वो जावा की एसक्यूएल डेट फॉर्म में आनी चाहिए, बट जो जे कैलेंडर आपको डेट दे रहा है वो यूटिल डेट है। तो डेट नाम की 2 क्लास है, तो मुझे यहाँ पर एक कोड लिखना होगा जो कन्वर्ट करेगा यूटिल डेट को एसक्यूएल डेट में। कैसे? तो आप सिंपली जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट dob इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट क्लास का, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट में पास करना होगा dt डॉट गेट टाइम मेथड। गेट टाइम मेथड आपकी यूटिल डेट को टाइम में कन्वर्ट करेगा, और वो जो टाइम आएगा वो मिली सेकेंड टाइम आएगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो डेट है वो है 2 फरवरी 2000, तो वो 2 फरवरी 2000 इस डी में है। अब ये मेथड क्या करेगा, 1 जनवरी 1970 से 2 फरवरी 2000 को माइनस करेगा। हर दिन में जो मिली सेकेंड होते हैं और जो दिन बीच में आ गए दोनों डेट के, तो वो मल्टीप्लाई होंगे एक दिन में। मान लीजिए को जो भी मिली सेकेंड है उनको मल्टीप्लाई करिए, जो डिफरेंस डे आएंगे उनकी, तो उससे एक लॉन्ग टाइप की वैल्यू आती है इस मेथड से, जो कि आपकी डेट और जो जावा की बेस डेट होती है जनवरी 1 जनवरी 1970 उससे माइनस करके एक मिली सेकेंड वैल्यू आएगी। वो टाइम होता है जो डेट का हमें मिल गया। अब जैसे ही मैं नए ऑब्जेक्ट में उसे पास करूँगा, तो ये टाइम जैसे ही इस ऑब्जेक्ट में पास हुआ तो इस ऑब्जेक्ट ने 1970 में टाइम ऐड करके एग्जैक्टली वही डेट वापस आपको मिल गई। ये कुछ ऐसे हुआ है कि 10 को 5 से माइनस करो और फिर वापस 5 उसमें जोड़ दो, तो इंडियन आना 10 ही है। तो डेट वही है, टाइप बदल गया है, उसको टाइम में कन्वर्ट करके ऐसा करा जाता है। तो चलिए हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो मैं डी की जगह यहाँ पास करूँगा DOB एंड रन दिस कोड अगेन। राइट क्लिक, रन द फाइल। इस बार जो मैं एंट्री करूँगा वो आपको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट होती दिखेंगी। रामू कुमार मेल, कोई भी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए, नेपाल, कोई भी एड्रेस अपनी मर्जी से डालिए और ऐड। तो क्लाइंट एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आप देख रहे हैं, और ये जो है यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यू कैन गेट दैट एंट्री, यू कैन सी दैट एंट्री, यू कैन सी दैट एंट्री। इसको क्लिक करेंगे तो यू कैन सी दैट एंट्री। तो ईजी। अब छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नाम टाइप ना करूँ, एड्रेस मैंने टाइप ही नहीं करा और ऐड बटन प्रेस करूँ, तो क्या हो रहा है कि ये अभी भी इंसर्ट हो जाएगी क्वेरी, क्योंकि वो उस केस में ब्लैंक स्ट्रिंग लेके जाएगा और डेटाबेस में स्टोर कर देगा। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर जो फील्ड्स हैं उन फील्ड्स में ऐसा हो कि भाई वो अगर ब्लैंक हो गए तो वो बटन आके काम ही ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपल एक इफ़ लगाना। सारी वैल्यूज़ मैंने गेट कर लेनी है जो मैंने कर रखी है। तो बस मैं यहाँ पर एक इफ़ लगाऊंगा पूरे, क्योंकि मेन इंसर्शन का कोड यहाँ से ट्राई से स्टार्ट होता है, तो ट्राई के सारे कोड को एक इफ़ में डाल दो बस, और एक एल्स लगा दो।
एल्स में मैसेज डाल देंगे, मैसेज होगा प्लीज़ फिल द कंप्लीट फॉर्म। और इसमें कंडीशन होंगी यहाँ पे अलग अलग, जैसे यहाँ पे होगा सबसे पहले कि नॉट इक्वल टू नेम डॉट इक्वल्स ब्लैंक, मतलब नेम में ब्लैंक नहीं होना चाहिए। दूसरा जो जो आप चाहते हैं फील्ड, जैसे मैंने कहा कि भाई जेंडर तो कोई एक सेलेक्ट करेगा ही वो, कि वो मेल को ऑटो सेलेक्ट डाल रखा है हमने। डी में नल नहीं होना चाहिए, डी नॉट इक्वल टू नल, मतलब कोई डेट वाले फील्ड को ब्लैंक ना छोड़ दे। और एक और फील्ड है जो है एड्रेस फील्ड, तो एड्रेस में भी नॉट लगा के एड्रेस डॉट इक्वल्स ब्लैंक। तो ये अगर इन तीनों फील्ड में से कोई भी एक फील्ड जो है फॉल्स हो गया तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। और यही तुम चाह रहे हैं कि कोड चले ही तब जब वो सारे फील्ड्स प्रॉपरली एंट्री हुए हैं, आपको एंटर करने हैं। तो रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया तो आप देख रहे हैं ऐड बटन प्रेस करते प्लीज़ फिल द कंप्लीट फॉर्म करके आ रहा है। नेम अगर आपने एंटर कर भी दिया तब भी वो बोल रहा है प्लीज़ फिल द कंप्लीट फॉर्म, क्योंकि वो इसको भी बोल रहा है कि अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइप करो। अगर ये कर दिया और ये नहीं करा तो भी बोल रहा है प्लीज़ फिल द कंप्लीट फॉर्म। तो आप समझ पा रहे हैं जो हम चाहते तो यहाँ हो गया है। तो ये कोड है जो डेटाबेस में हमारे क्लाइंट को ऐड करेगा। तो इस बटन की जो कोडिंग है वो ये प्रॉपर सारी कोडिंग है एंड इट्स डन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इन मेन्यूज़ की इवेंट हैंडलिंग करेंगे कि भाई मेन्यूज़ पे लॉग आउट वगैरह हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोई लॉग आउट वगैरह नहीं हो रहा है। बट मेन्यूज़ पे कुछ भी करने से कोई ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे मैं इस पर कर रहा हूँ तो नथिंग हैपन्स, अबाउट ऐप पे कुछ नहीं हो रहा है, व्यू क्लाइंट्स पे व्यू क्लाइंट वाला फ्रेम नहीं ओपन हो रहा है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए आपने मेन्यू की इवेंट हैंडलिंग करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द मेन्यू इवेंट हैंडलिंग। इस वाले मेन्यू पे कोड करेंगे। मेन्यू पे कोड करने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर इवेंट में जाके एक्शन परफॉर्म पे जा सकते हैं, क्योंकि क्लिक पे तो एक्शन परफॉर्म्ड ही चलता है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, मेथड कॉल करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जब व्यू क्लाइंट वाला जो मेन्यू है वो क्लिक हो तो क्या हो जाए, तो व्यू क्लाइंट वाला जो फ्रेम है वो ओपन हो जाए। तो व्यू क्लाइंट्स नाम के फ्रेम के ऊपर मेथड कॉल कर दीजिए जिसका नाम है सेट विजिबल ट्रू, वो ओपन हो जाएगा। और करंट फ्रेम बंद ना हो इस बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पीछे जो है मेन फ्रेम भी रहे, लॉग आउट वगैरह का ऑप्शन उसी में ही है। क्योंकि तो केवल हम लोग व्यू क्लाइंट वाले फ्रेम को ओपन करेंगे। इस वाले मेन्यू पे हो गया। एग्ज़िट वाले मेन्यू पे हमें करना है ऐप को बंद। तो वो हो गया सिस्टम डॉट एग्ज़िट, ज़ीरो पास करने से वो हमारी ऐप बंद हो जाएगी। लॉग आउट में मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा लॉगिन वाला फ्रेम है वो ओपन हो जाए। और ये करंट वाला डिस्पोज हो जाए। तो ये प्रॉपर जो है लॉग आउट वाला फील आएगा इससे। और अबाउट ऐप में मैं बस एक मैसेज बॉक्स ओपन करूँगा जिसमें थोड़ा बहुत इस ऐप के बारे में लिखा होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक डिज़ाइन एंड डेवलप बाय कैप। तो ये आप अपना नाम लिख लेना, अपना नाम लिखिए, नो प्रॉब्लम। अब सारे मेन्यूज़ वर्क कर रहे हैं, आप रन करा के देख सकते हैं। यप। तो मैं यहाँ से व्यू क्लाइंट ओपन करा, व्यू क्लाइंट वाला ओपन हो गया, करंट वाला नहीं जा रहा है। मैं अबाउट ऐप पे जा सकता हूँ। अबाउट ऐप का शॉर्टकट भी वर्क कर रहा है, कंट्रोल ऑल्ट ए, कंट्रोल ऑल्ट ए था,
एंड इट वर्किंग, यू कैन सी दैट। आप अपने सिस्टम में चला के देखिएगा, चलेगा अच्छे से। बस गलती ये है कि जब मैं ये व्यू क्लाइंट वाला फ्रेम ओपन कर रहा हूँ तो उसमें टाइटल नहीं आ रहा, व्यू क्लाइंट्स वाले में टाइटल डाल देता हूँ और ये इसे बंद करने से पीछे वाला फ्रेम भी बंद हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यू क्लाइंट्स वाला जो फ्रेम है वो अपना बंद हो, प्रोजेक्ट को बंद ना कर दे। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आप फ्रेम की प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे एग्जिट ऑन क्लोज को कर दो डिस्पोज ऑन क्लोज। डिस्पोज कर देंगे तो क्या होगा कि इसे बंद करने पर केवल यही बंद होगा, बाकी के फ्रेम्स अफेक्ट नहीं होंगे। और टाइटल में मेरे को डालना था व्यू क्लाइंट्स जी। तो चलिए, सारे मेन्यूज़ पे कोडिंग हो गई है, ये सारे मेन्यूज़ की कोडिंग हो गई। अब हम बात करेंगे व्यू क्लाइंट्स वाले फ्रेम की। अब इसी वाले फ्रेम की इवेंट हैंडलिंग करनी है।